गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर है, आज हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखिए जनरल ओवरव्यू, तो हमें नाम से कुछ पता चल रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट्स का बैलेंस। पेमेंट्स का बैलेंस मतलब लेन देन होगा कुछ, है ना। तो उसे हमें बैलेंस करना है, मीन्स कहाँ से हमारे पास कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा गया, उसका बैलेंस ही क्या होगा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर बात करें व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transactions made by the country with the rest of the world। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that shows a systematic record of all the economic transactions which are made by the country with the rest of the world। हमारी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और उस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को की जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the economic transactions which are made between the residents of a country and the rest of the world in a given period of time। एक टाइम पीरियड जो हमारा चल रहा है, उस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का या हमारी इकोनॉमिक कंट्री, हमारी कंट्री का या कंट्री के रेजिडेंट की जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे होगा, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बेटा यहाँ बात आती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं? व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हमारी क्या होती हैं? फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब है गुड्स, जिन्हें हम देख सकते हैं। तो दीज इंक्लूड, विजिबल आइटम इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। वो सभी फिजिकल आइटम्स जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। देन सेकंड इज इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स के अंदर बेटा आ जाएगा हमारा उन सभी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिन्हें हम फिजिकली देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन और टच। थर्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है वन साइडेड ट्रांजैक्शन। सपोज हमने कोई गिफ्ट भेजा, किसी को डोनेशन दी, कोई रेमिटेंस हमें मिला, दैट इज वन साइडेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। एंड फोर्थ वाज कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स रिलेटेड होते हैं हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट से। कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू पैसा आना, कैपिटल पेमेंट्स के थ्रू पैसे का जाना। तो ये हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। विजिबल आइटम्स यानी गुड्स, इनविजिबल आइटम्स मीन्स हमारी सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, एक तरफा ट्रांजैक्शंस जो होंगी, और कैपिटल ट्रांसफर जिसकी वजह से हमारी असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आता है, वो हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस या कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी।
बीओपी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है बेटा जो अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर यूज होता है। मीन्स हमारे पास दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में दोनों साइड हमारे पास अवेलेबल होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दूसरी बात बेटा, अब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्या? हमने कहा था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी अपनी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। तो दूसरी कंट्री के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं दैट आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम सारी पेमेंट साइड। डेबिट साइड का मतलब क्या आएगा? ऑल द आउटफ्लोज, ऑल द आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स हमारे जो इंपोर्ट्स होंगे, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट लिखेंगे हम डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट। मीन्स ऑल द इनफ्लोज, ऑल द इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। बिकॉज द ट्रांजेक्शंस हैव बीन डन बाय द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री की ट्रांजेक्शंस यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाली है या होती हैं, इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बीपी में ध्यान देंगे बेटा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी, एक होगी डेबिट साइड, एक होगी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे हम अपने सारे आउटफ्लोज, यानी जब हम पैसा पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड पर आएगा और जब रिसीव करेंगे तो क्रेडिट साइड पर आएगा, यानी इनफ्लोज हमारे क्रेडिट साइड पर आएंगे। देन नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ बीओपी। अब बेटा जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, तो नीचे एक बैलेंस तो जरूर बचता है, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तीन तरह का होगा हमारा बीओपी। बैलेंस्ड बीओपी, सरप्लस बीओपी एंड डेफिसिट बीओपी। बैलेंस बीओपी कब होगा बेटा? व्हेन इनफ्लोज आर इक्वल्स टू आउटफ्लोज। मींस इनफ्लोज इक्वल्स टू आउटफ्लोज, जितना आया उतना ही गया। तो इनफ्लो किसके इक्वल है? आउटफ्लो के, यानी डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी कब होगा? व्हेन इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज, ज्यादा आएगा जाएगा कम। मींस क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। डेफिसिट बीओपी, बीओपी में कमी कब अराइज हो जाएगी? लॉस कब होगा? व्हेन आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज, जब आउटफ्लोज ज्यादा होंगे इनफ्लोज से। दैट इज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी किससे? क्रेडिट साइड से। तो दैट इज डेफिसिट बीओपी। तो हमारे बीओपी में तीन तरह का बैलेंस बच सकता है। बीओपी हमारा बैलेंस हो सकता है जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होंगे, बीओपी हमारा सरप्लस में हो सकता है जब इनफ्लो ज्यादा होंगे आउटफ्लो से, और डेफिसिट हो सकता है जब आउटफ्लो ज्यादा होंगे इनफ्लो से। The next concept is balance of trade. Balance of trade is the difference between the value of export and imports of visible items. Difference between the exports and imports of visible items. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? विजिबल आइटम्स यानी गुड्स। गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम कहते हैं बीओटी। बीओटी हम कैसे निकालेंगे?
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज बीओटी। अच्छा, बीओपी और बीओटी में से बेटा बड़ा कौन है? बीओपी। बीओपी लार्ज कंसेप्ट है एज कंपेयर टू बीओटी। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी। बीओटी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड पार्ट है किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ये चार चीजें लेकर चल रहे हैं, विजिबल आइटम्स यानी गुड्स, सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। बट बीओटी में सिर्फ किसका कॉन्सेप्ट है? गुड्स का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस तरह से हमने बीओपी का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी तरह से हमारा बीओटी का स्ट्रक्चर भी है। जैसे बीओपी में हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की सेम, ऐसे ही बीओटी में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती हैं। तो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ बीओटी। डेबिट साइड होगी बीओटी में और क्रेडिट साइड होगी बीओटी में। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे क्या? आउटफ्लोज यानी इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और क्रेडिट साइड यानी इनफ्लोज, दैट मींस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। वो सभी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से पैसा आएगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगी क्रेडिट साइड पे। वो सभी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से पैसा जाएगा वो सभी रिकॉर्ड होंगे हमारी डेबिट साइड पे। ऐसे ही होगा मतलब हमारा बैलेंस ऑफ बीओटी। बीओटी का बैलेंस, बैलेंस्ड बीओटी। बीओटी हमारा बैलेंस भी हो सकता है कब? व्हेन डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। देन सरप्लस बीओटी। बीओटी हमारा सरप्लस में भी हो सकता है कब? व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। और डेफिसिट बीओटी। बीओटी हमारा डेफिसिट भी हो सकता है कब? व्हेन डेबिट साइड इज इक्वल्स टू, व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से। तो ये हमारा बीओटी का बैलेंस। जैसे हमारा बीओपी में बैलेंस बचता है वैसे ही हमारा बीओटी में भी बैलेंस बचेगा। द नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का क्लासिफिकेशन। सर्विसेज कितने तरह की होती हैं? ऑलरेडी हमें पता है सर्विसेज दो तरह की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? विच लीड टू फैक्टर पेमेंट्स। जिनके बदले में हम फैक्टर पेमेंट देते हैं, मतलब जिसके बदले में हमने कोई सर्विस ली होगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड पर हम देंगे रेंट, लेबर को वेजेस यानी कंपनसेशन, कैपिटल पर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। देन नॉन फैक्टर सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अलावा बाकी सारी सर्विसेज जो होती है बेटा हमारी वो कौन सी होंगी? नॉन फैक्टर सर्विसेज, सच एज शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
तो ये हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं। These services are recorded as receipts when exported. सर्विसेज जब एक्सपोर्ट करी जाएंगी, जब सर्विसेज हम देंगे तो रिसिप्ट की साइड पर रिकॉर्ड होंगी, और रिकॉर्डेड एज पेमेंट्स व्हेन इंपोर्टेड, जब सर्विस हम किसी से लेंगे तो वो हमारी पेमेंट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड होगी। तो ये था बेटा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट के इसके पार्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बेटा हम दो अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट्स बनेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट ऑफ BOP records all those transactions which are made between the residents of a country and the rest of the world which does not cause a change in the assets and liabilities of the residents of the country or its government. करंट अकाउंट के अंदर बेटा वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होंगी, जिनकी वजह से गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द assets and liabilities of a country। कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंज नहीं करेंगी ट्रांजैक्शंस, वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी करंट अकाउंट में आएंगी। और हमें पता है BOP के अंदर बेटा चार तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर तो कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। इसका मतलब तीन तरह की ट्रांजैक्शंस यहाँ आएंगी। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स और गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज द विजिबल आइटम्स। एक्सपोर्ट की वजह से बेटा इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट की वजह से, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? वो हमारा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और इंपोर्ट की वजह से आउटफ्लो होगा, तो वो हमारा रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पर। देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ऐसे ही सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी रिकॉर्ड करेगा। सर्विस जब हम किसी को देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, मींस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ब्रिंग्स इनफ्लोज। सर्विसेज के एक्सपोर्ट से हमारे पास इनफ्लो होगा, जिसकी वजह से इनफ्लो होने की वजह से वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब हम सर्विसेज किसी से लेंगे तो आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। Then receipts and payments of यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर अभी हमने पढ़ लिए थे, वन साइडेड ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट्स और वन साइडेड रिसिप्ट। तो इसके अंदर गिफ्ट्स हो सकते हैं, ग्रांट्स हो सकते हैं, डोनेशंस हो सकते हैं, किसी तरह की रेमिटेंस हो सकती है। तो जब कोई भी यूनिलेटरल ट्रांसफर बेटा हम बाहर की कंट्री में भेजेंगे तो हमारे पास से जाएगा, दैट इज वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पर। जब कोई भी यूनिलेटरल ट्रांसफर हमें मिलेगा तो वो हमारे पास आएगा, रिसीव होगा, तो वो रिकॉर्ड होगा हमारा क्रेडिट साइड पर। देन एक और आ सकता है हमारा सर्विसेज के केस में इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
इनकम अर्न लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये सारी इनकम्स बेटा जो इन्वेस्टमेंट से अर्न होने वाली है या कंपनसेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉय से अर्न होने वाली है, तो इनकी जो रिसिप्ट होगी वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी और जिनकी पेमेंट होगी वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। तो जो भी इनकम अर्न होगी इन्वेस्टमेंट या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू या जो भी पेमेंट होगी वो सारी हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। तो अगर इनकम हमें रिसीव हो रही है तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और अगर इनकम हम पेमेंट करेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे उसे डेबिट साइड पर। देन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस। अब जब आप सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लोगे तो इसे बैलेंस भी करोगे, इनफ्लोज और आउटफ्लोज ही चेक करना है। बैलेंस भी हो सकता है करंट अकाउंट हमारा, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। When all the transactions, when all the export and import of goods, services, unilateral transfers or incomes are recorded in the current account, then the last step is to balance it. उसके बाद हमें लास्ट में से बैलेंस करना होता है। अगर हमारा इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर है तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस होगा, अगर हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है तो सरप्लस होगा और अगर हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से कम है तो डेफिसिट होगा। Then next is कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेटा बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होंगी जिनकी वजह से असेट और लायबिलिटीज में चेंज आ जाता है। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉजेज अ चेंज इन द assets and liabilities of a country। वो सभी ट्रांजैक्शंस जिनकी वजह से या वो सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में होंगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होंगी जिनकी वजह से कंट्री के एसेट और लायबिलिटीज में कोई चेंज आएगा, दैट आर रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल अकाउंट। अब बेटा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी इसमें? बोरोइंग्स एंड लैंडिंग। फर्स्ट इज बोरोइंग्स एंड लैंडिंग। अगर पैसा बोरो करोगे तो आएगा तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। लैंडिंग अगर पैसा दोगे तो पैसा जाएगा तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? डेबिट साइड पर। अब बेटा ये जो बोरोइंग्स और लैंडिंग्स होती हैं ये दो चीजों में हो सकती हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं और ये पब्लिक ट्रांजैक्शंस यानी ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। प्राइवेट ट्रांजैक्शन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रही हैं तो ये प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस अगर ये ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटीज में चेंज लेकर आते हैं यानी गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, पैसा देती है, तो वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो बोरोइंग्स और लैंडिंग प्राइवेट भी हो सकती हैं और ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। अगर एसेट और लायबिलिटीज चेंज होती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की या प्राइवेट फर्म की तो वो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होती हैं और अगर गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटीज चेंज होती हैं तो वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा आएगा और जाएगा, एसेट चेंज होगी हमारी। अब बेटा इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की हो सकती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई वो इन्वेस्टमेंट होती है अगर हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स किसी बाहर की कंट्री के कुछ एसेट परचेज करते हैं और उन्हें एसेट को परचेज करने से डायरेक्ट हमारे पास ओनरशिप टाइटल आ जाता है, ओनरशिप राइट आ जाता है। सपोज हमने वहां पे कोई लैंड कोई बिल्डिंग खरीदी तो हम उसके क्या बन गए? पर्टिकुलर ओनर बन गए। तो दैट इज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो डायरेक्ट ओनरशिप टाइटल हमें नहीं दिलवाती। फॉर एग्जांपल हमने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी फॉरेन कंपनी के हमने डिवेंचर्स खरीद लिए, तो हमारे पास ओनरशिप राइट तो है, शेयर्स अगर हमने खरीदे हैं ओनरशिप राइट तो हमें मिल गया, बट हम उस कंपनी के एक्चुअल ओनर नहीं होते। डेट आर नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। इनमें ही ऐसा होगा बेटा, अगर एसेट्स आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में परचेज कर रहे हो तो डायरेक्ट कंट्रोल आपको मिलेगा, वो आपकी एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट मेड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अगर आप किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्री में करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा तो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, बाहर वाले हमारी कंट्री में रिकॉर्ड इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पर। तो यही देखना है बेटा, मूवमेंट देखना है किसका, पैसे का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो। अगर इनफ्लो है यानी पैसा आ रहा है तो आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आउटफ्लो यानी पैसा जा रहा है तो आप डेबिट साइड पर उसे रिकॉर्ड करेंगे। देन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई हमने पढ़ा था, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आरबीआई के थ्रू होकर होती हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द आरबीआई। सारी की सारी फॉरेन ट्रांजेक्शन आरबीआई से रूट होकर जाती है। मीन्स व्हेन देयर इज अ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी, जब फॉरेन करेंसी से जुड़ी हुई कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो आरबीआई के थ्रू ही रूट अप होती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ कंट्री हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम उन्हें कहते हैं। व्हेन एडिशंस आर मेड, अगर आप बेटा इन रिजर्व्स में एडिशन करेंगे, इन रिजर्व्स को बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा। क्यों? और डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा क्योंकि आपको पैसा निकाल के इन रिजर्व में डालना पड़ेगा, तो इसलिए ये डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। बट जब आप इन रिजर्व से विड्रॉ करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप पैसा निकालेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी तो वो हमारा इनफ्लो होगा, उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो एडिशंस आर मेड, जब आप रिजर्व्स को बढ़ाएंगे, रिजर्व में कुछ प्लस करेंगे, व्हेन रिजर्व्स आर एडेड, जब रिजर्व में कुछ ऐड करेंगे तो रिजर्व तो बढ़ जाएगा बट फॉरेन करेंसी हमारे पास से जाएगी, पेमेंट होगी तो डेबिट साइड पर। व्हेन रिजर्व्स आर विड्रॉल, और रिजर्व से जब आप पैसा निकालोगे तो रिजर्व तो कम होगा बट हमारे पास करेंसी बढ़ जाएगी तो वो होगा हमारा इनफ्लो, पैसा हमारे पास आएगा। सेम जिस तरह से हमने बैलेंस पढ़ा था करंट अकाउंट का, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस होता है जब हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंपेयर करते हैं। अगर हमारे इनफ्लोज आउटफ्लोज के बराबर होते हैं तो हम उसे कहते हैं बैलेंस करंट कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे इनफ्लोज ज्यादा होते हैं तो सरप्लस इन करंट कैपिटल अकाउंट, और अगर हमारे इनफ्लोज कम होते हैं तो हम ये कहते हैं डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऑटोनॉमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स वो सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारी करी जाती हैं इकोनॉमिक मोटिव के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ट्रांजैक्शंस फॉर इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव के लिए करी जाने वाली ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। और एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं हमारी विच आर डन टू एस्टैब्लिश बीओपी आइडेंटिटी। बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एकोमोडेटिंग आइटम्स की होती हैं। ये बीओपी आइटम्स को मेंटेन नहीं करते, बीओपी आइडेंटिटी इज नॉट मेंटेन्ड। और इनमें बीओपी आइटम्स या बीओपी आइडेंटिटी मेंटेन होती है, इज मेंटेन्ड।
ऑटोनोमस आइटम्स को बेटा हम अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं, और एकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स के लिए बस ये ध्यान रखेंगे कि अबव द लाइन आइटम्स होती हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स हमारी बिलो द लाइन आइटम्स होती हैं, इनका दूसरा नाम है। तो स्टूडेंट्स होप इतना सबको क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।